क्लास 10th NCERT हिंदी मीडियम का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसमें जो प्रश्नावली 1.2 के बाद जो टॉपिक है वो क्या है, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ठीक है, तो कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, है ना। तो उसमें संख्या पद्धति चैप्टर में आपका होगा कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं से मिलकर बनती हैं। ठीक है, इसके बारे में और हम समझेंगे अच्छे से। क्या, देखिए, तो जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको कहते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्याओं को कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अब जैसे आपने क्लास 9th में सिद्ध किया होगा क्या कि √2 है, जैसे वो एक अपरिमेय संख्या है, √3 है, √4 है ना। ये जो संख्याएं हैं ऐसे यहाँ 5 है, 4 नहीं। ठीक है, ये सब जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय हैं, ये आपने क्लास 9 पढ़ा होगा। ठीक है, अब जैसे कोई √p अपरिमेय संख्या है ना, √p एक अपरिमेय संख्या है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्रमेय हैं जिन्हें हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से का प्रयोग करके हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है अपरिमेय संख्या कैसी होती हैं, √2, √3, √5 हैं। और आपने एक और एग्जांपल पढ़ा होगा वहाँ पे 0.101111011110, ये आपने ज़रूर एग्जांपल वहाँ पढ़ा होगा 9th में क्लास में। ठीक है, अब प्रमेय हमारी ये कहती है कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को विभाजित करेगी, जहाँ a धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो इसकी उपपत्ति, इसकी जो है उपपत्ति मतलब क्या है, ये आपकी ये जो प्रमेय है ये आपके एग्जाम में नहीं आएगी, ये आपको समझाने के लिए है बस। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लेना है, बस उतना ही करना है। ठीक है, जैसे उपपत्ति में हम क्या करेंगे, जैसे आप कोई प्रमेय सॉल्व करेंगे तो उसमें उपपत्ति का प्रयोग करते हैं शब्द। ठीक है, अब मान लीजिए क्या कि एक के विभाजन अभाज्य गुणनखंडन निम्नलिखित के रूप में है। कैसे, a = क्या है, p1 p2 ऐसे p3। ठीक है, ऐसे चलता चलता pn तक, मतलब a के अभाज्य गुणन, मतलब a का गुणनखंड करने पर हमें जो जैसे p1 p2 ऐसे मिले हैं। ठीक है, गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जहाँ जो p1 p2 p3 p4 ऐसे करके pn है ना, pn कोई संख्या है। ठीक है, तो जहाँ जो ये सब संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्या हैं, वो अभाज्य संख्याएं हैं, परंतु ये आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न नहीं है, मतलब ये अलग अलग नहीं हो सकती, ये एक जैसी भी हो सकती हैं, है ना। जैसे आप लिख दीजिए 8। ठीक, तो आप 8 को अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करें तो क्या आएगा, 2 से काटा, ये आ गया हमारा 4, 2 से काटा ये 2, फिर 2 से काटा, मतलब देखिए ये p1 ये p2 ये p3। ठीक है, तीनों एक ही जैसे हैं, मतलब ये जरूरी नहीं है कि अलग अलग हो, है ना, ये अलग अलग भी हो। जैसे ये तो 2 एक भाज्य संख्या है, 2 एक भाज्य संख्या, क्योंकि ये 1 से भी कटती है और अपने आप से भी कटती है ना। तो ये देखिए 2 एक भाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, मतलब ये p1 p2 p3 एक जैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, और तो हम a² करें, a² का मतलब a की घात 2 करें, मतलब इसको एक और बार गुणा करा दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास p1 p2 ऐसे करते करते pn तक, इसका एक और बार गुणा करा दें इसी संख्या से p1 p2 ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p1 का स्क्वायर, मतलब p1 2 बार है p1 का स्क्वायर, p2 का 2 बार है तो p2 का स्क्वायर, ऐसे pn का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है कि हमें पता है कि p a² को विभाजित करती है, p जो संख्या है वो a² को विभाजित करती है, इसलिए जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है उससे क्या हो जाएगा, p a² का एक अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, p a² का एक अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के गुण का प्रयोग करें अगर हम, तो हम पाएंगे क्या कि a² के अभाज्य गुणनखंड केवल p1 p2 और p3 ऐसे होंगे।
P1 P2 P3 P डैश डैडा डैश n तक होंगे, Pn तक, है ना। यही होंगे ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड। ये नहीं होगा कि P1 स्क्वायर P1 P2 स्क्वायर, ये नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए P को P1 P2 P3 में से किसी एक को होना चाहिए, किसी एक को होना, जैसे P2 हो सकता है या P1 हो सकता है या Pn हो सकता है, Pn-2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक होना चाहिए P का मान इतने सारे नहीं होंगे। ये होता है अंगणित के आधारभूत प्रमेय का अद्वितीयता का गुण, ठीक है। अब हमें क्या करना है, √2 का इस प्रमेय की सहायता से हमें ये बताना है कि वो एक अपरिमेय संख्या है। ये हम आप लोग को अगली वीडियो में बताएंगे।